कड़कड़ाती सर्दी, सड़क के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। एक फटी रजाई में भैरव और उसकी पत्नी बैठे हैं। ए जी, घर में राशन भी खत्म हो गया और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे और ठंड कैसे झेलेंगे हम? आज पूरा दिन गांव में भटकता रहा पर कोई काम ही नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। मैं घर संभाल लूंगी, आप हिम्मत मत छोड़िए। हाँ सुलोचना, जाऊंगा। जब तक ये मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा। बस तू साथ देना। अब तो ठंड का भी कुछ करना पड़ेगा, वरना हम इस ठंड में जिएंगे कैसे। सुबह की हल्की धूप में भैरव अलग अलग घरों के दरवाजे पर जाता है और काम मांगता है। दादा जरा सुनिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहोगे कर दूंगा। अरे तू वही है ना, मांस खाने वाला भैरव? हमारा दरवाजा भी अपवित्र कर दिया तूने। जा जा, हमारे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। जा, निकल जा। दादा काम से मतलब रखो, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। जड़ जबान चल रही है तेरी तो ऐसा है, हमारे यहाँ मांसाहारी के लिए ना काम है न जगह। अब निकल यहाँ से। भैरव निराश होकर आगे बढ़ता है और दूसरे आदमी से काम मांगता है। काका, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो मुझे। जो मजदूरी ठीक लगे दे देना। मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है खाने को। दया करके मुझे काम पर रख लीजिए। तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं, मांस खाने वालों को काम देना पाप समझते हैं। आगे बढ़, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इनके लिए मैं इंसान नहीं हूँ, सिर्फ एक मांसाहारी हूँ। अब मुझे ना काम मिल रहा है ना इज्जत। शाम ढल रही है। भैरव हिचकते कदमों से गांव की सबसे बड़ी हवेली में प्रवेश करता है। आजा भैरव, क्या हाल बना लिया तूने अपना? लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे। बोल, क्या काम है? सेठ जी, घर में ना अनाज बचा है ना लकड़ी। मेरी पत्नी 2 दिन से कुछ नहीं खाई है। अगर आप 200-300 रुपये उधार दे दें, मैं मेहनत करके पूरे पैसे लौटा दूंगा। पर एक बात साफ कहता हूँ, ब्याज मैं जिंदगी में नहीं दूंगा। वाह रे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें वसूलों की कर रहा है। बिना ब्याज को रुपए दूंगा तो मेरा क्या फायदा है उसमें? मैं कोई धर्मशाला थोड़ी चलाता हूँ। फायदा ये होगा सेठ जी कि एक मजदूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ नहीं घटेगा, पर मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि तू ब्याज नहीं देगा, पर मैं भी सेठ हूँ, मुफ्त में दया नहीं बेचता। तेरे लिए एक अलग तरह की शर्त है मेरे पास। कैसी शर्त सेठ जी? सीधी बात बोलिए, घुमा फिरा कर नहीं समझता मैं। अभी जो रुपए मांगे हैं पूरे दे दूंगा, न ब्याज लूंगा न कुछ। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने पैसा वापस नहीं किया तो बदले में तेरी बेटी का ब्याह मुझसे होगा। सुना है तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या? मेरी बेटी आपसे? आप उसकी बाप के उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद नहीं होती जो पैसे के बदले थमा दी जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मना कर दे, कौन जबरदस्ती कर रहा है? बिना रुपए के भी रह सकता है तू। भूख और ठंड से तेरे परिवार की जान जाती है तो जाए। मैं तो बस शर्त रख रहा हूँ, एक तरफ रुपए दूसरी तरफ तेरी बेटी, चुनना तुझे है। अब भैरव थोड़ी देर सोचकर बोलता है। ठीक है, रुपए दे दीजिए। 1 महीना मेरी जान पर भारी रहेगा, पर मैं जान लगा कर पैसे लौटाऊंगा जरूर। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। बस यही सुनना था।
ये ले रुपए और ये कागज, इसमें तारीख लिखा है 1 महीना। इसके बाद या पैसा लूंगा या तेरी बेटी। आज तो जी लग रहा है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अनाज भी आ गया, चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो कमाल ही कर दिया सच में। सामान तो आ गया है सुलोचना, पर इसकी कीमत इतनी भारी है कि सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बदले मैंने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और ये बात बताने से पहले ही मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए जी, साफ साफ बोलिए, ये रुपए किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं और डर जाऊंगी। सेठ के पास गया था, ब्याज से मना कर दिया तो बोले ठीक है, बिना ब्याज के रुपए दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा ना पाया तो बदले में तेरी बेटी से शादी करूंगा। मैंने लाख मना किया, पर पेट की आग और ठंड ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद हमारे बेटे की इज्जत की बात आएगी। मैं जानती हूँ आप मजबूर थे, पर अब घर की बेटी को मजबूरी का जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा जी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसका। रास्ता? ना तो गांव वाले काम देते हैं, ना खेत में घुसने देते हैं। 1 महीना पलक झपकते ही निकल जाएगा, और पैसों का रकम इतना बड़ा है कि अकेले मेरे बस की बात है ही नहीं। आप हमेशा कहते थे कि माँ के हाथ से सीखा हुआ आपका मटन गांव में सबसे अच्छा बनता है। आप ही ने तो बताया था कि जब मेले में आप मटन बनाते थे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम वही मटन बेचें? इस गांव में जहां लोग मुझे छूने से कतराते हैं, वहां तुम्हें लगता है कि मेरे ठेले से मटन की प्लेट उठाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं, पास वाले रामगढ़ गांव में, जहाँ मटन कबाब सब कुछ खुलकर बिकता है। वहाँ लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कद्र है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लाए हैं उनका थोड़ा हिस्सा लो और ठेला, बर्तन और शुरू का माल खरीदने में लगा दो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आया? सही कह रही हो, कर्ज में डूबने से अच्छा है उसी से धंधा खड़ा कर लो। चलो कल सुबह ही रामगढ़ चलेंगे, मेरे हाथों का मटन आजमाएंगे दुनिया पर। दोनों पति पत्नी रामगढ़ गांव के चौराहे पे पहुंच गए। पुराना किराए का ठेला, उस पर चूल्हा और बड़ी देग मटन की खुशबू ठंडी हवा के साथ फैल रही है। आओ भैया, गर्मा गर्म मसालेदार मटन खाओ, ठंड में पूरा शरीर गर्म कर देगा। रोटी के साथ भरपेट खाओ स्वादिष्ट मटन। आओ भाइयों, खाकर जाओ। 2-3 लोग पास आते हैं। पहले कभी नहीं देखा तुझे यहाँ, कहाँ से आया? और मटन तो सच में दूर से ही सुगंध मार रहा है। पास के गांव से हूँ मालिक, वहाँ मेरे लिए ना काम है ना इज्जत, बस मांसाहारी कहकर अलग कर देते हैं हमें। सोचा जिस चीज़ के लिए बदनाम हो रहा हूँ वही चीज़ बेचकर पेट पाल लूँगा। एक प्लेट चक्कर देखिए, अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मसाला बिल्कुल बराबर, मटन नरम और घी की खुशबू अलग है। शहर के होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। तू तो भाई सीधा दिल पे वार कर रहा है। देखिए, लोग तारीफ कर रहे हैं, शायद सच में हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं अब। अगर ऐसे ही भीड़ रही तो सेठ का कर्ज भी उतरेगा और मेरी झुकी इज्जत भी सीधी हो जाएगी।
बस स्वाद बना रहे, यही दुआ है रब से। 2 हफ्ते बाद सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग काका दुकान के पास आते हैं। बेटा, तेरे हाथ का मटन तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। आज सोचा खुद चख लूं कि लोग फिजूल में तारीफ कर रहे हैं या सच में हुनर है। आप जैसे बुजुर्ग का ये कहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है काका। आप चखकर बताइए, नमक मसाला बराबर है ना? नमक मसाला तो ठीक है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि तू ईमानदारी से कमा रहा है। सुना है किसी सेठ के चंगुल से निकलने के लिए ये ठेला लगा है तूने। घबराना मत, जब तक हमारा दांत चलेगा तेरी दुकान खाली नहीं रहने देंगे। आप जैसे लोगों का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है काका। अब तो बस यही चाहत है कि एक दिन अपना ढाबा खोलूं और बोर्ड पर लिखूं, भैरव मटन वाला, रामगढ़ वालों का अपना ढाबा। एक दोपहर एक कार गांव में आती है और उसमें से एक अमीर आदमी उतरता है। अरे ओ भाई, 1 प्लेट गर्मा गर्म मटन देना जरा। सफर लंबा था, पेट भी खाली है और तेरी मटन की खुशबू ने तो और भूख बढ़ा दिया है। जरूर मालिक, अभी निकाल कर देता हूँ गरम गरम। आप पहली बार आए हैं क्या यहाँ पर? हाँ, पहली बार आया हूँ, पर खुशबू जानी पहचानी सी लगी, इसलिए रुक गया। अमित प्लेट लेकर एक तरफ खड़ा होता है। पहला निवाला मुंह में डालते ही जैसे कहीं खो जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ वाला स्वाद है। वही मसाला, वही देग की खुशबू। माँ के बाद ऐसा मटन तो कभी नहीं खाया। साहब, अगर मटन में कुछ कमी हो तो बताइए। नमक मसाला कम ज़्यादा हो गया हो तो अगली बार हम ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं, कमी नहीं, ज्यादा है। प्यार की, यादों की। बस एक बात पूछनी थी आपसे, अगर बुरा ना माने तो। भाई, नाम क्या है तुम्हारा और किस गांव से हो? मेरा नाम भैरव है। लोग अब मुझे भैरव मटन वाला कह देते हैं। तालाब किनारे वाले गांव से आता हूँ। वहाँ ना कोई काम मिला ना इज्जत, तो यहाँ ठेला लगा लिया। और तुम्हारी माँ का नाम क्या था और पिता का? माँ का नाम था जानकी और बापू का नाम था भोला। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर आपको ये सब क्यों जानना है? क्योंकि जानकी और भोला मेरे भी माँ बाप थे और मैं अमित हूँ, तेरा बड़ा भाई, जिसे तूने शायद बचपन में भगवान के पास समझकर भुला दिया होगा। भैया, पर माँ तो कहती थी मेरा एक भाई था जो बचपन में ही मर गया। तो फिर आप? मरा नहीं था रे भैरव, अकाल की मजबूरी में मुझे एक शहर वाले व्यापारी के साथ भेज दिया गया। तू छोटा था, इसलिए तुझे सच नहीं बताया गया। बाकी बात तेरे घर चलकर बताता हूँ, यहाँ भीड़ है। भैरव शुरू से अंत तक सेठ वाला किस्सा, ठेला, रामगढ़ की बात सब बता देता है। मतलब आधा से ज्यादा कर्ज तू अपने दम पर उतार चुका है, बस थोड़ा हिस्सा बचा है। अब आगे की चिंता छोड़ दे। कल सुबह सेठ के पास हम दोनों चलेंगे, उसका पैसा मैं चुका दूंगा और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी और गरीब की बेटी को कागज के सहारे बंधक बनाने की। जी, अब हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित तो है ना? हाँ बिल्कुल, जब तक आपकी बेटी के सिर पर बाप और चाचा दोनों का हाथ है, कोई भी सेठ उसे सौदे की चीज समझने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन बिटिया है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। जी, घर में कई दिनों से राशन खत्म था तो हमने सोचा उसे उसके नानी के घर ही भेज देते हैं। वहाँ मेरे भाई हैं, वो संभाल लेंगे। अगली सुबह बिना बुलाए ही सेठ रोड किनारे भैरव के घर पर आ धमकता है। ओ भैरव, बाहर निकल। आज तेरे इम्तिहान का आखिरी दिन है। 1 महीना पूरा हो चुका है। अब या तो मेरे पैसे वापस कर दे या तेरी बेटी को मेरी दहलीज पर पहुंचा दे। आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, ये तुझे भी पता है। सेठ जी, मानता हूँ कि अभी तक पूरे पैसे नहीं जुटा पाया, पर आधे से ज़्यादा रकम मेरे पास तैयार है। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त और दे दें तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने, मुझे तो बस ये कागज दिख रहा है।
जिस पर तेरी अपनी साइन है कि 1 महीने में पैसा नहीं लौटा तो तेरी बेटी मेरी हो जाएगी। अदालत भी यही मानेगी कि तूने अपनी मर्जी से साइन किया है। अब पीछे हटकर दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं है। सेठ जी, पहले ये तो जान लीजिए कि किसी की भूख और ठंड का फायदा उठाकर उससे करवाए गए हस्ताक्षर को कानून में मजबूरी का हस्ताक्षर कहते हैं, सौदा नहीं। और बात रही पैसों की, तो आपका मूलधन अब किसी की जिंदगी और इज्जत के बदले में नहीं, सीधे आपके हाथ में नगद जाएगा। गिन लीजिए, जितने रुपए आपने दिए थे उतने ही हैं, न 1 रुपया कम न ज्यादा। आपने खुद कहा था कि ब्याज नहीं लोगे, तो अब ये मूलधन लेकर यहाँ से निकल जाइए। तो आखिर है कौन जो इस गरीब मटन वाले का इतना बड़ा कर्ज उतार रहा है? कल तक तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था और आज तेरे साथ खड़ा हो गया। ये सब क्या चल रहा है? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, जो सालों पहले तुम्हारे जैसे ही लालचियों की वजह से घर से बिछड़ गया था और अब मेहनत करके इतना कमा लिया है कि अपने भाई की इज्जत पैसों की कमी के आगे गिरने नहीं दूंगा। सारा कर्ज अब चुक चुका है और आज के बाद अगर तुमने किसी भी गरीब की बेटी पर कागज के दम पर हक जताने की कोशिश की तो इस बार मुलाकात झोपड़ी में नहीं बल्कि थाने, अदालत और अखबारों में होगा, जहां तेरी हवेली की हर ईंट का हिसाब पूछा जाएगा। सेठ चुपचाप वहां से निकल जाता है। रामगढ़ गांव के चौराहे पर अब पक्की दुकान है। बोर्ड पर लिखा है भैरव मटन वाला। देख भैरव, ठेले से शुरू हुआ सफर अब ढाबे तक पहुंच गया। मेज, कुर्सी, बोर्ड और ये भीड़ बता रहे हैं कि तेरा हुनर लोगों ने अपना लिया है। बस अब अपनी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखना, तू अभी बहुत आगे जाएगा। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं है भैया, मेरी पत्नी की अकल, आपकी मदद और मेरे हाथ तीनों की कमाई है ये। सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे नाम का ढाबा भी खुल जाएगा। धन्यवाद भैया हमारी मदद करने के लिए। अरे धत पगले, बड़े भाई को धन्यवाद बोलता है। कभी कभी सबसे गहरे जख्म और सबसे बड़ी तन्हाई और सबसे बड़ी इंतहा मिलकर इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसका हक होता है, बशर्ते वो हार ना माने, अपने हुनर और अपने लोगों पर भरोसा बनाए रखे।